शुरू करते हैं। तो अब हम लोग एक अलग तरीके की सिचुएशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में अक्सर होता क्या है, क्वेश्चन में आपको एक मैग्नेट फेंका जाएगा कॉइल में, बताते हैं आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक कोई कॉइल है, एक कॉइल है इस प्रकार से। तो ये जो कॉइल है इसकी मैं वाइंडिंग्स बना देता हूं इस प्रकार से है। मान लो ऐसे तार निकला, यहाँ पे एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है हमेशा की तरह। ये A है और ये पॉइंट B है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने एक मैग्नेट फेंका, हम भी फैराडे वाला काम करेंगे। साउथ ये, नॉर्थ ये, ठीक। सिचुएशन 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में केस 1 एंड केस 2। दूसरा केस ये है कि यही मैग्नेट पहले हमने इधर फेंका था, अब सेम ओरिएंटेशन में वही मैग्नेट अब हम पी दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। कैसे? ये कॉइल है, ध्यानपूर्वक समझिए इसको। अब आपको यह बताना है कि करंट किस तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। इस केस में ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, और इस केस में ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको पहले लेक्चर के बाद कि 100% करंट तो फ्लो होना तय है, क्योंकि लगभग केस वही बन रहा है जो फैराडे ने किया था। फैराडे ने क्या किया था, एक कॉइल में लगे हुए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के पास से एक मैग्नेट फेंका था, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन हुआ था, जिससे ये इंडिकेट हुआ था कि 100% करंट का फ्लो हुआ है। तो एक बात तो यहाँ तय है कि यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि EMI होगा कि नहीं होगा, 100% होगा ही होगा, क्योंकि इत्तेफाक से यही वो पहला इंसिडेंस था जब फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, ठीक है। तो कुल मिला के जो पहला सवाल था पिछले वाले एग्जांपल में, जो हमने आपको 2 स्टेप में काम कराया था, पहले तो ये चेक करवाया था कि EMI होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर होगा तो फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकाल लेंगे। वहां पे 2 स्टेज में काम हुआ था, यहाँ पे दूसरी स्टेज में ही डायरेक्ट जाना है, क्योंकि पहली स्टेज तो क्लियर ही है कि 100% इस केस में EMI होगा। चलिए अब सवाल उठता है करंट कैसे फ्लो होगा। तो थोड़ा आपको इमेजिन भी करना है और ध्यानपूर्वक देखना है। पहली बात माय डियर, फैराडे का लॉ, लेंज लॉ से डायरेक्शन निकलती है। तो लेंज लॉ कहता है कि जो हो रहा है उसका अपोज करें। क्या हो रहा है, इस कॉइल के पास साउथ पोल आ रहा है, तो कॉइल कहेगी नहीं 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 मत आओ मत आओ। तो मत आओ मतलब कैसे मत आओ, जब साउथ पोल यहां तुम बना ले जाओगे तो साउथ साउथ रिपल्शन होने लगेगा, तो ये अपने आप को साउथ क्रिएट करके इस साउथ का क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ताकि ना आए। गॉट इट? ओके। तो अब आप तो थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अगर साउथ पोल होता है, आपको क्लॉक फेस रूल याद होगा। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट होता है। तो अगर आप इधर से इमेजिन करो तो क्लॉकवाइज करंट है, मतलब पीछे से ऊपर चढ़ते हुए और आगे साइड में नीचे आते हुए। इमेजिन करिए ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो अगर मैं अपने लिए क्लॉकवाइज देखूं तो मैं क्या करूंगा, ये कॉइल है मेरे लिए, सपोज ये मेरे लिए कॉइल है, तो इधर से करंट आएगा और जब ऐसे जाएगा तभी तो मुझे क्लॉकवाइज महसूस होगा, यानी आगे वाले हिस्से में करंट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। गॉट द पॉइंट? मैं फिर से बोलता हूं, साउथ अप्रोच करेगा तो करंट इस तरीके से आएगी इसमें कि जो हो रहा है उसका अपोज किया जाए। साउथ अप्रोच कर रहा है तो साउथ को रिपेल किया जाएगा ताकि अप्रोच ना करे, ठीक है। तो साउथ को ना आने देने के लिए इसे इस तरफ कैसा पोल क्रिएट करना पड़ेगा, साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल तब क्रिएट हो पाएगा जब कॉइल के इस वाले फेस में क्लॉकवाइज करंट आएगी, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल क्रिएट करती है।
अगर क्लॉकवाइज करंट होगी तो बनी बात है तार में करंट ऐसे ऊपर चढ़ेगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, तभी तो मेरे लिए क्लॉकवाइज हुआ, राइट। इसका मतलब पीछे वाले हिस्से से करंट ऊपर चढ़े और आगे वाले हिस्से से करंट नीचे आ जाए। तो आगे वाला हिस्से तो दिख रहा है हमको, आगे वाले हिस्से से करंट नीचे आएगी, यानी बनी बात है अगर इसमें ऐसे आई है तो ऐसे चढ़ी होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी और ऐसे उतरी होगी, राइट। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस केस में करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है, ए से बी की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी जरूर हो जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे कि भैया करंट ऐसे जा रही तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर ही होगा, वो डिपेंड करता है जोड़ने वाले के ऊपर, ठीक है। बस मैं यहाँ पे फिलहाल इतना कहना चाहता हूँ कि पक्का गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का फ्लो हुआ। आई बात समझ में? चलिए इधर आते हैं। इस वाले केस में अब क्या हो रहा है, साउथ दूरी जा रहा है, इस केस में साउथ दूर जा रहा है, मतलब मैं आमने सामने वालों की बात करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं कि तुम्हारे पीछे क्या था, आमने सामने की बात करो। तो इस कॉइल के फेस के सामने साउथ है और साउथ फिलहाल कॉइल से दूर जा रहा है। कॉइल क्या कहेगी, मत जाओ, मत जाओ, अपोज होना है ना, पास आ रहा है मत आओ, अपोज हो गया, दूर जा रहा है मत जाओ, अपोज हो गया, दोनों में अपोज है, ठीक है। आप लोग कहीं और जा रहे हैं, वापस आइए, ठीक है। तो अल्टीमेटली साउथ पोल दूर जा रहा है, तो यहां क्या आना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ पोल कब आता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस आने का क्या मतलब हुआ, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, राइट, यानी करंट आगे से ऊपर चढ़े और पीछे से नीचे आ जाए, तभी तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हुआ, राइट। आगे से ऊपर चढ़े और पीछे से नीचे आ जाए, यानी कि आगे से ऊपर चढ़ा और पीछे से नीचे आ गया। क्या दिखा, करंट बी से ए, बी से ए मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन जरूर होगा। अल्टीमेटली कवि ये कहना चाहता है कि इस केस में जिस तरफ भी डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर के निडल में, इस केस में उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। आगे बात समझ में, कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। इस केस में हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो पोल अप्रोच करता है वही सामने इंड्यूस हो जाता है। साउथ अप्रोच कर रहा है तो साउथ इंड्यूस हुआ, नॉर्थ अप्रोच करता है तो नॉर्थ इंड्यूस हो जाता है। उसके अगेंस्ट जो इधर आ गया है उसके अगेंस्ट इधर आ जाएगा, मतलब अगर इधर साउथ आया है तो इसका मतलब इधर से देखने पे नॉर्थ आएगा, ठीक है। जो हिस्सा दूर जाता है उसका अपोजिट इंड्यूस होता है। यहाँ फिलहाल साउथ दूर जा रहा था तो नॉर्थ बना, अगर नॉर्थ दूर जाता तो साउथ बनता, और जो यहाँ बन जाएगा उसका अपोजिट साइड में बन जाएगा। तो ये हमारा ये केस हो गया, ठीक है, समझ गए। अब इसके ऊपर आपको हम एक सिचुएशन अलग से देते हैं, उसको जरा बताइए कि क्या होगा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए कि एक मैग्नेट है, छोटा सा पावरफुल मैग्नेट, इसका नॉर्थ ये है, साउथ ये इधर जा रहा है, और उसके आगे पीछे दो कॉइल है। हाँ जी, मामला गंभीर है थोड़ा सा। एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है, ठीक है। इस कॉइल में वाइंडिंग्स हैं इस प्रकार से, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं यहाँ पे, ये ए बी हो गया, और उसी प्रकार से कॉइल यहाँ पे भी है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हो गया यहाँ पे, और ये पी क्यू हो गया, दो कॉइल्स। अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगी, बताइए। हाँ जी, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए कायदे से, तो जो पोल अप्रोच कर रहा है, जो पोल अप्रोच कर रहा है, इसके लिए, इस कॉइल के लिए नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, मतलब इधर नॉर्थ इंड्यूस होगा। नॉर्थ के सामने जो अप्रोच करता है वही इंड्यूस होता है, राइट। नॉर्थ के सामने नॉर्थ इंड्यूस हुआ है, यानी कुल मिला के इधर क्या इंड्यूस होगा,
साउथ, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आगे से करंट नीचे उतरेगी, तो करंट इसका मतलब ऐसे उतर गई, ठीक है, यानी करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट वाली कॉइल में ए से बी जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, साउथ दूर जा रहा है, तो साउथ के अगेंस्ट क्या इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ। तो इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, साउथ। जिस दिशा से देखना चाहें उस दिशा से देखें। नॉर्थ में अगर हम इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, करंट आगे से ऊपर चढ़ती है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। तो Q से P मिल जाएगा, ठीक है। बेटा पहली बात, ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग में कोई माइंड मेकअप ना कर लें, ठीक है। कारण क्या है, जरा सा खेल अगर हम कर देंगे भी आंसर बदल जाएगा तुरंत। कैसा, अगर मैं कॉइल, अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है, अगर मैं कॉइल ऐसा नीचे से ले जाके ऊपर ले आता, चलो करके देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये तार में ऊपर से ले जाके पीछे से नीचे लाया, राइट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चलो ये कर दिया, अब तार पीछे से आएगा, अभी ऊपर आगे से जा रहा था, अब तार पीछे से आएगा, अब तार पीछे से आएगा, ठीक है। तो तार जब पीछे से आया तो ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आ गई, अभी ऐसे हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब जब आएगा तो नॉर्थ पोल जब इधर से देखा जाए, क्योंकि साउथ दूर जा रहा है, इंड्यूस तो नॉर्थ ही होगा, लेकिन जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे, फिर बात समझ में आई, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आंसर बदल गया। तो अपने दिमाग में आप कुछ याद करके नहीं जाएंगे, ऐसा सवाल होता है तो इसमें इधर होता है, तो इसमें इधर होता है, तो हम याद करके चले जाएंगे, हो जाएगा। केसेस बदल जा सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में केस लग जाएगा, आप बावले हो जाओ, आएगा समझ में। इसलिए दिमाग अपना स्थिर करके काम करिए, आप टेक्निक सीखिए, आप क्वेश्चन मत रखिए। बात समझ में आ गई। तो हमने एक ही एग्जांपल देके आपको दो सवाल करा दिए एक तरीके से, क्लियर। एक और कर लेते हैं, जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करिए। इसका सवाल ये है कि ये डॉट डॉट करके जो बना हुआ है ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। जो कॉइल थी वो पहले चपटी थी, इस तरीके से इलिप्टिकल शेप की कॉइल थी, और उसके बाद इसको किसी तरीके से फैला दिया गया और इसे एक कंप्लीट रिंग बना दिया गया, यानी कॉइल बिकम सर्कुलर। पहले किस शेप में थी, इलिप्टिकल शेप में थी, ठीक है। और बाद में क्या कर दिया गया, इसको खींच के सर्कुलर शेप में बना दिया। तो बताइए जब इसको इलिप्टिकल से सर्कुलर बनाया गया, इन दैट मीन टाइम, उस दौरान जिस समय उसको इलिप्टिकल से सर्कुलर बनाया जा रहा था, ठीक है, बना चुके नहीं है, हम बना रहे हैं, ये मान के चलना है। तो कितना करंट, मतलब सॉरी, तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा। कॉइल है तो ऑब्वियसली या तो एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आएगा या तो क्लॉकवाइज में आंसर आएगा। तो बताइए करंट किस तरफ फ्लो करेगी। चलिए पहली बात, यहां पे स्पष्ट शब्दों में हम कह दें इस एग्जांपल में EMI हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि कवि ने अर्थात मैंने ये बताया था कि फ्लक्स सबसे पहले चेक किया जाता है, फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। phi is equal to B into a cos थीटा, ठीक है। वीडियो ध्यान से नहीं देखा गया, ठीक है, वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से देखा करें, ठीक है। मैंने उसमें बताया था और लाइव भी बताया था कि इस फॉर्मूले में एरिया उतना होता है जितना फील्ड के अंदर है, राइट। इलिप्टिकल शेप का एरिया सर्कुलर शेप के एरिया से अलग होगा, आई बात समझ में। इलिप्टिकल शेप का एरिया, और अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं आपको फिर टाइम दूंगा, ठीक है। अभी मेरा पहला स्टेप मैं पूरा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आधे लोग इसमें ये अटक गए कि EMI होगा या नहीं होगा। तो जवाब है EMI होगा, बिकॉज एरिया इज चेंजिंग, एरिया बदल रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूं अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। एरिया बदल रहा है इसलिए फ्लक्स बदल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अवश्य होगा,
ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो कॉइल में करंट भी फ्लो करेगी। अब आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इस कॉइल से चाहे वो इस शेप में थी चाहे इसको मतलब शेप में, मतलब जब इसको इलिप्टिकल शेप से सर्कुलर शेप में बनाया गया तो एरिया चेंज हुआ, और एरिया चेंज होने से इस कॉइल से जाने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। आप मोटी बुद्धि भी लगा सकते हो, फॉर्मूला ना भी लगाओ। तो सीधी सी बात है, पहले चलो इसको थोड़ा डेंस बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए, जब ये इलिप्टिकल शेप थी तब फील्ड थोड़ी सी ज्यादा कवर हो रही थी, इसको थोड़ा सा अंदर बना देता हूं, ठीक है। लेकिन जब सर्कुलर शेप हुई तो अब लाइंस कितनी कवर हो पा रही, सिर्फ 4, पहले कितनी हो रही थी 6। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करिए बड़ा या घटा, उसके हिसाब से करंट बताइए हमको। हाँ तो भाई बातचीत में ही हमने बता दिया कि फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले लाइंस ज्यादा कवर हो रही थी, जो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले फील्ड लाइंस ज्यादा कवर हो रही थी, ठीक है। अब फील्ड लाइंस कम कवर हो पा रही है, यानी कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एक मिनट, सर्कुलर बनाया है कि इसको ऐसे, अरे उल्टा काम कर रहे हैं भाई, हमने क्या काम, इसको करके ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक, तो ऐसे ही, ठीक है। इलिप्टिकल कॉइल थी, इलिप्टिकल शेप को सर्कुलर में बनाया तो अल्टीमेटली फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, फ्लक्स किस तरफ कम हुआ, तो जिधर फील्ड है, फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, डिक्रीजिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। तो जिस डिक्रीजिंग का केस जिस तरफ होता है, थंब उसी तरफ कर दिया जाता है राइट हैंड का, तो थंब हमारा क्या रहेगा, आउटवर्ड्स ही रहेगा। तो फिंगर हमारी ऐसे चलेगी, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इन लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज कहा, सही कहा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ जी, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो अब आप कंप्लीटली फैराडे का लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आप कुल मिला के, अभी तक मिला के अगर मैं 2.5 लेक्चर कह दूं तो 2.5 लेक्चर बाद हम लोग कुल मिला के फैराडे का लॉ पढ़ पाए हैं अच्छे से, ठीक है। कि फैराडे का फर्स्ट लॉ यानी न्यूमेन्स लॉ से क्या निकलता है, फैराडे का सेकंड लॉ यानी लेंज लॉ से क्या निकलता है, दोनों बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो प्लीज अपनी शीट निकाल लें, न्यूमेरिकल शीट। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करेंगे। हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 14 पाया जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया मैंने। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 6 का थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वीडियो वालों के लिए। क्वेश्चन में लिखा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर placed inside, normal to the axis of the solenoid, full stop. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, hit करना चाहिए दिमाग में, ठीक है। What is the induced voltage in the loop while the current is changing? तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका, उसमें जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 15 टर्न पर सेंटीमीटर है, यानी जो सोलेनॉइड है उसमें एन दिया हुआ है 15 टर्न प्रति सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से काम नहीं चलता, पर मीटर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स 15 टर्न पर सेंटीमीटर है, इसलिए आप इसको 15 अपॉन सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर हो गया। बाकी टर्न्स मैंने लिखा रह दिया, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, 1500 टर्न्स पर मीटर। अब एन की सही वैल्यू है,
यानी पहला लोचा तो यहीं पे हो जाता है इसी जगह, देन एंड देयर। बच्चा अगर दिमाग ना लगाता पर सेंटीमीटर में तो 15 लिख के आता है इनकी जगह पे, 1500 ना लिखता। फिर हैज अ स्मॉल लूप, मतलब पर सेंटीमीटर जहां पे क्वेश्चन में लिखा है उसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपके दिमाग में हिट हो कि 15 सेंटीमीटर था। ठीक है, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा। बेटा सोलेनॉइड जो है वो ये है, थोड़ा बड़ा डायग्राम आप भी बनाइएगा जब अपनी कॉपी बनाइएगा। ठीक है, मैं इसके तार नहीं दिखा रहा हूं सोलेनॉइड के। ठीक है, इसके अंदर एक लूप ऐसा रखा है, द लूप इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, मैं तार दिखाऊंगा तो शीशा लेजर हो जाएगा, क्या फायदा, है ना। तो अल्टीमेटली लूप का जो एरिया का डायरेक्शन है वो ए हो गया, राइट। और एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का भी डायरेक्शन होता है, समझे। इसका मतलब थीटा क्या हो गया दोनों के बीच का। लेकिन जो नालायक टाइप का स्टूडेंट है जो नहीं समझता है वो क्या करेगा, थीटा इक्वल टू 90। सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉइल इज नॉर्मल टू द एक्सिस। तो वो तो बचपन से पढ़ के आया है कि हमको मैथ में पढ़ाया गया था नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। वो तुरंत वो प्लस का फॉर्मूला लगाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 वैल्यू 0 प्लस 0 और मार्क्स भी 0। आई बात समझ में। इसलिए जरा थीटा से हमेशा होशियार रहें। ओके, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी, पहली बात तो एरिया दिया हुआ है कॉइल, ठीक है, कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। थीटा 0 डिग्री हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बोलो, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो गया। N का वैल्यू 1500, I का वैल्यू मसला हो गया, I का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसको लिखा रहेंगे, ठीक, अभी लिखा रहेंगे, हौले हौले आगे बढ़ेंगे, समझ गए। चलिए एक और आइटम दिया है जो हमारे दिमाग में कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। 0.1 सेकेंड में सारा कार्यक्रम हुआ है। क्या कार्यक्रम हुआ है, करंट का वैल्यू इनिशियल से फाइनल कुछ हुआ है। क्या हुआ है जरा पढ़ लेते हैं। इनिशियल करंट जो है हमारी 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गई है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी चेंज इन करंट। चलो देखा जाएगा बात, समझ गए। अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व नहीं किया, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहली बात बेटा, मैं दोबारा इसको एक बार फिर से एक बार इलैबोरेट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स 15 टर्न पर सेंटीमीटर दिया गया था, इसको पर मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को जैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 1500 टर्न पर मीटर है। इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि करंट की वैल्यू जो सोलेनॉइड में है वो चेंज हो रही है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। कितनी देर में चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, जो कि इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन है कि ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी नहीं लगाएंगे, बिकॉज टाइम इंटरवल इसके नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे और जो बताया गया था कि जो सोलेनॉइड के अंदर एक छोटी सी कॉइल है, ये कॉइल है और ये सोलेनॉइड है, उसमें कॉइल का जो ओरिएंटेशन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस के नॉर्मल, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर कॉइल परपेंडिकुलर है एक्सिस के, इसका मतलब एरिया वेक्टर अलोंग हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। एरिया ऑफ द कॉइल वाज गिवन टू यू, और हमको ये बात तो पता ही है कि जब फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, तो बी तो चाहिए ही होगा, तो बी हमने लिख लिया, इतना होगा। बात समझ में आ गई, शुरू करें। अच्छा तो देखो माय डियर, E बराबर वी नो दैट कौन सा लॉ है, न्यूमन्स लॉ है। E इज इक्वल टू माइनस
फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, इसका तो टेंशन ही नहीं है, अपने पास है वैल्यू। E इज इक्वल टू 5 माइनस, अगर ये अगर हम ऐसे कर दें तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा B फाइनल, क्योंकि B की वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है, करंट चेंज हो रही है, इस वजह से B में इनिशियल फाइनल लिखना पड़ेगा। बाकी एरिया सेम है और कॉस थीटा भी सेम रहेगा। माइनस अगर इनिशियल की बात आ जाए तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, एरिया सेम है, थीटा सेम है। थीटा तब तक सेम रहता है जब तक कॉइल घूमती नहीं है, यानी फील्ड में कॉइल ना घूम रही हो या कॉइल के रिस्पेक्ट में फील्ड ना घूम रही हो, है ना। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कोई घूम नहीं रहा है तो सब ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो cos थीटा 0 है, मतलब cos थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 और एरिया सेम है तो a बाहर निकालो, तो माइनस का a बाहर हो गया, डेल्टा t भी बाहर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, डरने का नहीं, एक्सप्रेशन भले ही बड़ा बने, स्टेप्स भले ही ज्यादा हो, लेकिन अल्टीमेटली चीज आसान है। इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को यही मान के ही पढ़िएगा कि ये आसान है, ठीक है। ये अलग बात है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो जाती हैं चीजें, लेकिन ये आसान रहेगा तब जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए E बराबर माइनस का A अपॉन डेल्टा टी, फाइनल फील्ड जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1500 इंटू फाइनल करंट हो जाएगा। बोलो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइनल करंट, माइनस इसी प्रकार से 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1500 इंटू गॉट इट, ठीक है। ये भी कॉमन उठा लो, E इज इक्वल टू माइनस, चलो मैं वैल्यू रख देता हूं, एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम 0.1 है 0.01 0.1 कॉमन हो गया, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1500, अंदर क्या बचा, फाइनल करंट विच इज 4, इनिशियल करंट विच इज 2। अब रही क्या गया इसमें, मात्र कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा माइनस 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट, माइनस 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट, ओके। कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो भैया प्लस में बता देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। चले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन जो है वो नूतन का सवाल है, मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं आपके लिए, लिख लीजिएगा। A coil of 100 turns and having a resistance of 10 ohm encloses an area of 100 centimeter square. First stop. It is placed at an angle of 70 degree with the magnetic field B vector of 0.1 Weber per meter square. Full stop. What is the magnetic flux through the coil? Question mark. If B vector is reduced to 0 in 10 to the power minus 3 seconds, comma, what EMF is induced in the coil and what charge flows through it? ये सवाल है और इसमें भी बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन में मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं कर देता हूं ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 69 आज का ये आखिरी सवाल है। कॉइल में 100 टर्न्स हैं, पहले मैं डेटा पूरा लिख देता हूं ताकि आपको आसान रह जाए। हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कॉइल में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। इंक्लूजेस एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉइल का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। It is placed at an angle of 70 degree with the magnetic field. Point to be noted. Consider the situation. मान लो कि ये कॉइल है, मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, ये क्या है बेटा, कॉइल है, समझ रहे हैं ना। मतलब कॉइल ऐसे ऐसे हो कि मैं साइड से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉइल है,
कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी ये बी वेक्टर है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, सॉरी कितना 70 डिग्री एंगल बनाया। बट जो कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो कॉइल के नॉर्मल होता है, ठीक है। कॉइल के साथ एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी उधर भी 90 डिग्री हो गए, गलत कह रहे हैं क्या? ठीक है, यानी बी और ए के बीच का एंगल जिसको हम लोग थीटा कहते हैं वास्तविकता में, वो 90 माइनस 70 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 20। यानी इस क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पे 20 डिग्री यूज किया जाएगा, ठीक है। और इतना भी क्लियर ही है कि cos थीटा लगेगा, फाई का फॉर्मूला बी ए cos थीटा, तो cos 20 डिग्री की वैल्यू 9396, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, भले ही क्वेश्चन में बी वेक्टर दिया गया है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों प्लीज याद रखिए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम एरो नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल? तो पहला सवाल है, पहला पार्ट हम मान के चलते हैं, वैसे क्वेश्चन में तो नहीं बोला गया पहला पार्ट दूसरा पार्ट, लेकिन हम मान के चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी बराबर होता है b इंटू ए कॉस थीटा। फाई बी का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है 0.1, एरिया 10 टू द पावर -2 और एक cos 20 0.9396 है। तो फाई बी का वैल्यू सॉल्व होने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा इतना 0.09396, ठीक है। अप्रॉक्स आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, 0.094 कर लोगे और क्या हो जाएगा, इतने वेबर हो गया, ठीक है। अब मैं if b reduces to 0 in 10 to the power -3 second, what is the EMF induced? सेकेंड पार्ट में कुछ डेटा दिया गया है कि बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, यानी पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल फ्लक्स तो हमने 0.094 निकाल लिया, ठीक है। और बाद में मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फ्लक्स बचेगा क्या? नहीं बचा भाई, पहले फील्ड थी तो फ्लक्स भी था, तो इनिशियल फ्लक्स हमने ये ले लिया, बाद में फील्ड खत्म हो गई तो फ्लक्स भी खत्म हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत? ये कार्यक्रम हुआ कितनी देर में? इन 10 टू द पावर -3 सेकेंड, यानी आपको टाइम इंटरवल दे रखा गया है। और अगर आपको ईएमएफ निकालने के लिए कहा गया है, जो कि कहा गया है, तो हम लोग न्यूमेंस लॉ लगा देंगे, माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा E is equal to माइनस, फाइनल फ्लक्स इज 0 और इनिशियल फ्लक्स इज 0.094 एंड टाइम इज 10 टू द पावर -3। सॉल्व होके प्लस में आ जाएगा ये में कितना 94 वोल्ट। गॉट इट? क्लियर? डेल्टा फाई मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन चार्ज निकालना बेटा, बहुत सीधी सी बात, अगर आपको चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है, सीधी सी बात है, ईएमएफ दिया गया यानी एक तरीके से वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर। इस चैप्टर में V की जगह क्या लिख रहे हैं, इस चैप्टर और अगले चैप्टर में V की जगह E यूज करेंगे, ठीक है। E बराबर आई आर, और I क्या होता है, Q अपॉन T होता है, नहीं होता क्या? ईएमएफ का वैल्यू 94 आ चुका है, Q निकालना है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम सेम टाइम है, टाइम सेम टाइम, उसी टर्म उतने ही समय में। रेजिस्टेंस कितना है 10। एक चीज जो यहां पे ध्यान देने योग्य थी वो ये थी कि हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं किया, कर दिया 0.94 निकालने में, ठीक है। तो बी ये है, ए ये है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जब आप अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था इसमें, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए हैं 100 इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 100, तो ये
एक मिनट, तो फिर क्वेश्चन में हल्का सा परिवर्तन आ जाएगा। n वहाँ पे होगा ना मल्टीप्लाई ई वाली को चाहे आप निकाल लीजिए भाई, कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो कॉइल से टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसा तो बोला नहीं गया कि कॉइल के थ्रू सिंगल टर्न के थ्रू निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, राइट। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइबर अब मैंने कल भी बताया था ये बात कि बी ए कॉस थीटा सिंगल टर्न से होता है फ्लक्स, तो हम इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, हल्के से चेंजेस आएंगे, 10 to the power -3, हाँ तभी तो आंसर आएगा ये, है ना। 10 to the power -3 ये है, 100 ये, 10 to the power -1 हुआ, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक 0 डेसिमल इधर से लग जाएगा, तभी तो सही आ रहा है, ठीक है, आंसर फिर भी सही आया है, ठीक। तो ये हो गया फाइनल फ्लक्स, ठीक है, मतलब ये फ्लक्स का आंसर हो गया। तो इनिशियल फ्लक्स ये हो गया, फाइनल फ्लक्स ये हो गया, टाइम पीरियड दिया गया था, ये मैं बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद तो आपने टोटल ईएमएफ निकाल ही लिया था, ठीक है, क्लियर है, यानी टोटल ईएमएफ ही आया है आपका। यहाँ पे अब अलग से आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टोटल फ्लक्स ही कैलकुलेट किया था पहले से, ठीक है। तो अब आपको अलग से ईएमएफ वाले फॉर्मूले में आपको n अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पहले से ही n ले लिया था। आई बात समझ में? ओके, n तब मल्टीप्लाई किया जाता है जब फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी आप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी में अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिफोर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, मींस क्या ये चेंज इन फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न है? अगर ये थ्रू अ सिंगल टर्न है तो n से तुम यहां मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी टोटल फ्लक्स निकाल रखा है n से मल्टीप्लाई करके, तो फिर जबरदस्ती n से मल्टीप्लाई मत कर देना। बात समझ रहे हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझे? तो आप ऑलरेडी क्योंकि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके थे, इस वजह से आप यहाँ पे जबरदस्ती n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी जब आपने मल्टीप्लाई, जब आप ऑलरेडी फ्लक्स निकाले हो तो टोटल ईएमएफ आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल ईएमएफ आया, टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.4 इंटू 10 to the power -3। समझ गए? दोबारा मैं एक बार बोलूं, जब आप फ्लक्स निकालते हैं बी ए कॉस थीटा तो ये सिंगल टर्न के थ्रू होता है, जब आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाता है पूरी कॉइल से। जब आप इस टोटल फ्लक्स का इस्तेमाल करके आप ईएमएफ निकाल देते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, तो आपको एडिशनली n का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप n का मल्टीप्लाई यहाँ पे तब करते हैं जब आपको फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल पता हो, ठीक है, तब आप नंबर ऑफ कॉइल्स यानी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? बाकी चीजें सेम रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।